नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। टीवी9 भारतवर्ष पर स्वागत है आपका। बुलेटिन की शुरुआत नए साल के आगाज की तस्वीरों के साथ कर रहे हैं। जी हां, न्यूजीलैंड में सबसे पहले नए साल के स्वागत की तस्वीरें सामने आई हैं, जहां ऑकलैंड में जबरदस्त आतिशबाजी के साथ 2024 का स्वागत किया गया है। तस्वीरें आपके सामने आने जा रही हैं न्यूजीलैंड के ऑकलैंड से। ये देखिए, तस्वीरें आपके सामने हैं न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में नए साल के जश्न की। अयोध्या में रामलला के मूर्ति चयन को लेकर टीवी9 भारतवर्ष पर चंपत राय ने एक्सक्लूसिव जानकारी दी है। प्राण प्रतिष्ठा के लिए रामलला की मूर्ति का चयन हो चुका है, ये कहा है उन्होंने। 5 साल की बाल मूर्ति का चयन किया गया है। इस मूर्ति में तमाम खास बातों का ध्यान रखा गया। देवत्व, राजकुमार और बालक की कोमलता इस मूर्ति में नजर आ रही है। राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने टीवी9 को यह एक्सक्लूसिव जानकारी दी है। सर, भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं और हम ये जानना चाहिए कितना काम अभी और बाकी है। अपनी संतुष्टि के लिए आप ये मान लें कि 50% से ज़्यादा काम हो गया। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर क्या क्या तैयारियां की हैं आप लोगों ने, ताकि कोई किसी तरह की दिक्कत ना हो? प्राण प्रतिष्ठा के लिए पहली ज़रूरत है, जिस मूर्ति को प्राण प्रतिष्ठित करना है उसकी रचना, वो रचना पूरी हो गई है। मंदिर के जिस भाग में मूर्ति को स्थापित करना है वो भाग बनकर तैयार हो गया। प्राण प्रतिष्ठा पर किनको बुलाया जाना है, सूचियां लगभग तैयार हो गई हैं। लगभग 4000 संत महात्मा, 2500 तक अन्य समाज, सभी व्यापार, प्रतिभा, विधाओं के लोग, सूची बन गई है। ये कहाँ निवास करेंगे, इसके लिए बहुत बड़ा होमवर्क है, वो किया जा रहा है। काफ़ी कुछ हो गया है, थोड़ा बहुत है बचा, हो जाएगा। लगभग 7000 लोगों से टेलीफोनिक कांटेक्ट किए जा रहे हैं, ईमेल कांटेक्ट हो रहे हैं, प्राइमरी इंटीमेशन हो गया है। जिस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, आपने वो मूर्ति देखी है, कब तक वो मूर्ति फाइनल हो जाएगी? फाइनल हो गई है, चयन कर लिया गया है। उस मूर्ति के बारे में जरा बताइए हमें। खड़ी मूर्ति है, 5 वर्ष के बालक की प्रतिमा है। 5 वर्ष के बालक की सुकोमलता, एक राजा का पुत्र और विष्णु का अवतार, तो देवत्व भी चाहिए। एक राजा का पुत्र है, राजकुमार भी चाहिए। अब 5 वर्ष की आयु है तो वैसी चेहरे और बॉडी में सुकोमलता भी चाहिए। भारतीय संस्कृति उस प्रतिमा में से झलकनी चाहिए। ये सब चिंतन किया गया। जो निमंत्रण है वो विपक्ष के जो नेता हैं उनको भी दिया गया है, तो किसी विपक्ष के नेता ने हामी भरी है कि वो आएंगे प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में? देश की कम से कम 45 संस्थाओं के अध्यक्षों को निवेदन किया गया है। आना ना आना परिस्थितियों पर निर्भर भी करता है, मौसम पर भी निर्भर करता है, आयु पर भी निर्भर करता है। हमने निवेदन किया है, निमंत्रण दिया है लगभग 45 पार्टियों के अध्यक्षों को। और 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। प्रधानमंत्री मोदी समेत कई बड़े नेताओं को प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के लिए न्योता दिया जा चुका है, जिसमें 4000 साधु संत भी शामिल हैं।
500 वर्षों के संघर्ष के बाद अब अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर बनकर तैयार हो चुका है। भव्य मंदिर में भगवान के विराजमान होने की घड़ी भी अब नजदीक आ गई है। 22 जनवरी को अयोध्या में ऐतिहासिक कार्यक्रम होने जा रहा है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने के लिए देश भर में विशिष्ट लोगों को निमंत्रण भेजा जा रहा है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के सदस्य आज दिल्ली पहुंचे हैं। दिल्ली में कुछ बड़े नेताओं और हस्तियों को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होने के लिए निमंत्रण पत्र देंगे। श्री राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने कहा, ट्रस्ट के सदस्य प्राण प्रतिष्ठा के लिए निमंत्रण पत्र आज खुद नेताओं के घर जाकर उन्हें देंगे। श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए करीब 6000 लोगों को निमंत्रण पत्र भेजा है। 4000 साधु संतों को भी प्राण प्रतिष्ठा के लिए निमंत्रण पत्र भेजा गया है। पीएम मोदी रामलला प्राण प्रतिष्ठा के मुख्य यजमान हैं। कार्यक्रम के लिए सोनिया गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, एचडी देवगौड़ा को भी निमंत्रण दिया गया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से 22 जनवरी को अपने घर में ही भगवान राम के नाम का दिया जलाकर खुशी मनाने की अपील की है, जिस पर संजय राउत और मनोज झा ने क्या कहा है सुनाते हैं आपको। पीएम मोदी ने देशवासियों से अपील की है कि 22 जनवरी को होने जा रहे राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने के लिए अयोध्या न आएं, बल्कि उस दिन घर पर ही भगवान राम के नाम का एक दिया जलाएं। जिस पर संजय राउत ने कटाक्ष करते हुए कहा कि घर घर में राम ज्योति जलाने के लिए बीजेपी की जरूरत नहीं। राम इस देश की अस्मिता और संस्कृति है। जब तक लोकसभा का चुनाव हो रहा है तब तक पीएमओ और सरकार अयोध्या से चलेगी। हम भी राम भक्त हैं। हमने और हमारी पार्टी ने राम मंदिर के लिए खून, त्याग और बलिदान दिए हैं, लेकिन इस तरह की राजनीति देश में ना कभी हुई है और ना कभी होगी। हम 5000 साल पीछे जाकर देश चला रहे हैं। वहीं आरजेडी नेता मनोज झा ने कहा कि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि अयोध्या में रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट और भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा बेहद जरूरी है, लेकिन क्या पीएम इन सवालों का जवाब दे पाएंगे? एक बार अकेले में, एकांत में माननीय प्रधानमंत्री जी अगर रामचंद्र पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम से एकालाप करेंगे ना, अंतरालाप, बातचीत करेंगे, तो मर्यादा पुरुषोत्तम भी कहेंगे कि हमारे बच्चों के रोजगार के बारे में क्या सोच रहे हो नरेंद्र जी, देश की महंगाई के बारे में क्या सोच रहे हो प्राइम मिनिस्टर साहब। अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर पीएम मोदी की अपील पर अखिलेश यादव ने क्या कहा, पूरी रिपोर्ट देखिए। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी के लोग हमसे पूछते हैं कि अयोध्या कब जाओगे, जबकि हम बीजेपी के लोगों से पूछते हैं कि कैलाश और मानसरोवर भारत में कब आएगा। वहीं जब पत्रकारों ने अखिलेश से पूछा कि क्या वो राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में निमंत्रण मिलने के बाद अयोध्या जाएंगे, तो उन्होंने सवालों का कोई सीधा जवाब नहीं दिया। देखिए, आप लोग भी समझदार लोग हैं और बहुत जागरूक हैं। हमारी परंपरा में या हमारे पूर्वज यही कहते हैं कि जब भगवान बुलाते हैं तो सब जाते हैं, और कब किसको भगवान बुला ले ये किसको पता है। प्राण प्रतिष्ठा समारोह में देशवासियों से नहीं आने की पीएम मोदी की अपील पर अखिलेश ने कहा कि जिसको जब जाना हो वो जाएगा ही। लोग अयोध्या जाएंगे, लोग भगवान श्री राम के दर्शन करने जाएंगे, भगवान श्री राम जी के परिवार जो है उनका दर्शन करेंगे, तो लोग तो जाएंगे, और ये लोग जाएंगे जिनको भगवान बुलाएंगे, और जब जिसका समय आएगा वो जाएगा। तो विपक्ष की तरफ से लगातार हो रही है बीजेपी को घेरने की कोशिश। कांग्रेस नेता अजय राय ने आरोप लगाया है कि बीजेपी मंदिर की मार्केटिंग कर रही है। वहीं जेडीयू ने इस आयोजन को लेकर भेदभाव का इल्जाम लगा दिया है। यूपी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए निमंत्रण दिए जाने पर ही सवाल उठा दिए हैं। उनका कहना है कि प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए निमंत्रण नहीं भेजा जाना चाहिए। आखिर क्यों, सुनिए। मैं पहले भी कह चुका हूं कि ये पूरी तरीके से भगवान ये राम मंदिर का पूरी मार्केटिंग कर रहे हैं। भगवान हमारे आस्था की प्रेम है, और आज एक नई परंपरा इन लोगों ने डाली कि मंदिर के शिलान्यास में भी निमंत्रण भेजा जाए। मैं तो नहीं समझता भगवान के दर्शन करने के लिए या भगवान के स्थान पे जाने के लिए कोई निमंत्रण भेजा जाता है। तो हमारे यहाँ ये हिंदू धर्म में ये पूरी तरीके से कहा जाता है कि जब भगवान चाहते हैं तो बुलाकर दर्शन दे दें। वहीं जेडीयू नेता केसी त्यागी ने कहा कि राम सबके हैं, लेकिन बीजेपी के कुछ नेताओं के अति उत्साह की वजह से लोगों में भेदभाव की भावना पैदा हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं के अति उत्साह की वजह से ये कंट्रोवर्सी पैदा हो रही है। ऐसे अवसर पर हमें छोटे मोटे राजनीतिक लाभ हानि नहीं देखनी चाहिए।
और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल अयोध्या में उज्ज्वला लाभार्थी मीरा देवी के घर पहुंचे थे। अब वहां अधिकारियों का तांता लग गया है और उनको हर तरह की सरकारी योजना से जोड़ा जा रहा है। देखिए हमारे संवाददाता कुमार कुंदन की ये रिपोर्ट। कौन कौन से ऐसे जो योजनाएं थी जिनका लाभ अब आपको मिलेगा, ये बताया गया? ये बताया गया जो भी नया योजना निकलेगा आपको मिलेगा जी। अच्छा, तो उसके लिए जो बुनियादी कार्ड है आयुष्मान कार्ड वो बनाया जाएगा जी। आप लोग आयुष्मान कार्ड बना रहे हैं मतलब? जी। अच्छा, तो इनका आयुष्मान कार्ड बनकर तैयार हो गया? जी हाँ, ये तैयार हो गया। अच्छा, आयुष्मान भारत कार्ड, अब इनको 5 लाख रुपए तक का इलाज फ्री है इनको पूरे भारत में, जहाँ कराना चाहे वहाँ करा सकते हैं। अच्छा, तो परिवार के सभी सदस्यों का इन 2 लोगों का बन गया, 3 के बच्चों का 11 के बाद पैदा हुआ उनका ऐड हो रहा है। अच्छा, वो ऐड हो रहा है, इनको ऐड कर दिया जा रहा है। इसके अलावा और सभी जो योजनाएं हैं उन सभी योजनाओं के लिए भी ये लोग एलिजिबल हो जाएंगे? ये लोग आयुष्मान के लिए। तो जैसे ही प्रधानमंत्री के आने के बाद जो है इस पूरे घर में एक तरीके से कह सकते हैं कि सरकारी योजनाओं का जो लाभ का सिलसिला है वो शुरू हो गया है। आप खुद देख सकते हैं कि सरकारी अधिकारी आए हुए हैं और काम कर रहे हैं और उन योजनाओं के लिए बेसिक जो है मुहैया कर रहे हैं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद उन्हें भोग लगाने के लिए पान का ऑर्डर दिया गया है। पिछले 60 सालों से एक खास दुकान से यह पान आता है। देखिए टीवी 9 संवाददाता कुमार कुंदन की एक और खास रिपोर्ट। उत्तर भारत में किसी त्योहार में पूजन के बाद भगवान को भोग लगाने की प्रथा रही है। ऐसे में 22 जनवरी को राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के समय भी भगवान राम के बाल स्वरूप को भोग लगाने के लिए विशेष तरह का पान तैयार किया गया है। चूना और कत्था लगाने के बाद इसमें सिर्फ 2 ही दाना सुपारी डाली जाती है। सुपारी इसलिए कम डाली जाती है क्योंकि वहाँ पे जो भगवान का विग्रह, जो भगवान की मूर्ति है वो बाल रूप में है। बाल रूप में अगर कोई है तो उसके लिए छोटा ही दाना ही चाहिए, तो इसलिए हम सुपारी भिगो के रखते हैं उनके लिए, और ये बाल रूप वाली सुपारी वही डालते हैं उनके लिए। अयोध्या की सुमन चौरसिया की दुकान से ही पिछले 6 दशकों से भगवान राम को भोग लगाने के लिए पान जाता रहा है। इस बार भी राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के भव्य आयोजन के दौरान रामलला को भोग लगाने के लिए 151 पान का ऑर्डर मिल चुका है। पास मिला है, ये पास इस बात का मिला है कि इनको जो रामलला के मंदिर में भोग लगेगा पान, उस पान के लिए जो आधिकारिक तौर पे इनको सूचना भी दे दी गई है। इस बार बाकी सबसे बड़ी बात तो यह है कि भगवान का जो प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है उससे परम सौभाग्य की बात है कि हमारा पान वहाँ पे जा रहा है। और खिलाड़ियों के मेडल लौटाने का मामला एक बार फिर से सुर्खियों में है, जिस पर राहुल गांधी ने मोदी सरकार से कुछ सवाल किए हैं। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने किसानों के मुद्दे पर सरकार पर तंज कसा है। पहलवान विनेश फोगाट के खेल रत्न और अर्जुन अवार्ड लौटाने के अगले दिन राहुल गांधी ने इस ट्वीट के जरिए पीएम मोदी से सवाल किए। देश की हर बेटी के लिए आत्मसम्मान पहले है, अन्य कोई भी पदक या सम्मान उसके बाद। आज क्या एक घोषित बाहुबली से मिलने वाले राजनीतिक फायदे की कीमत इन बहादुर बेटियों के आंसुओं से अधिक हो गई? प्रधानमंत्री राष्ट्र के अभिभावक होते हैं, उनकी ऐसी निष्ठुरता देखकर पीड़ा होती है। पुलिस द्वारा पीएमओ जाने से रोकने पर विनेश फोगाट ने कर्तव्य पथ पर ही अपने अवार्ड को छोड़ दिया था। विनेश फोगाट ने देश में महिला पहलवानों के साथ हो रहे व्यवहार के विरोध में अपने अवार्ड को लौटाने का ऐलान किया था। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने किसानों के मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरते हुए ट्वीट किया। 2023 का आज आखिरी दिन है। आपने कहा था कि 2022 तक ही हर किसान की आमदनी दोगुनी होगी, हर हिंदुस्तानी के पास घर होगा और उसमें 24 घंटे बिजली होगी, अर्थव्यवस्था $5 ट्रिलियन की हो जाएगी। ये सब तो नहीं हुआ, पर हर भारतीय को पता है कि भाजपा के झूठ है सबसे मजबूत। और 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर ईवीएम का जिन्न बाहर निकल आया है। कांग्रेस नेता और राहुल के करीबी सैम पित्रोदा ने विपक्षी पार्टियों से ईवीएम का मुद्दा उठाने की अपील की है। ये रिपोर्ट देखिए। 2024 लोकसभा चुनाव के लिए विपक्षी पार्टियों का मंथन जारी है। कांग्रेस भी राष्ट्रीय गठबंधन समिति की बैठकें कर रही है। इस बीच कांग्रेस नेता और राहुल गांधी के करीबी सैम पित्रोदा ने पार्टी से ईवीएम का मुद्दा उठाने की अपील की है। सैम ने ट्वीट किया जिसमें लिखा कि ईवीएम और वीवीपैट की बहुत अहमियत है, जिसके लिए आवाज उठाना जरूरी है। सैम पित्रोदा ने कुछ दिन पहले टीवी 9 भारतवर्ष से खास बातचीत में इस मुद्दे को उठाया था। एक्सपर्ट्स लोगों से भी बात की है, सब मानते हैं कि ये स्टैंड अलोन मशीन नहीं है। कुछ इसी तरह का ट्वीट कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने भी किया और कहा कि उन्हें भी ईवीएम पर भरोसा नहीं है। इस मुद्दे पर बीजेपी पहले ही पलटवार कर चुकी है और कांग्रेस को बहाना बनाने से परहेज करने की नसीहत दे चुकी है। मुझे लगता है अभी भी कांग्रेस
आत्मचिंतन के लिए तैयार नहीं है। एक के बाद दूसरे चुनाव में करारी हार के बाद वो बहाने ढूंढ रही है, लेकिन हार का कारण नहीं। और बिहार के सीएम नीतीश कुमार लल्लन सिंह की जगह जेडीयू के अध्यक्ष बन गए। बीजेपी ने इस पर हमला बोला है। गिरिराज सिंह ने एक बार फिर बाबरी मस्जिद का जिक्र करते हुए कहा है कि अब कोई बाबर नहीं आएगा। समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने कहा था कि वो अयोध्या में बाबरी मस्जिद बनने की दुआ करेंगे। अब केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने उन पर हमला बोला और कहा कि अब कोई बाबर नहीं आने वाला है। अब दुनिया में कोई ऐसी ताकत नहीं कि फिर बाबर उस राम मंदिर को कोई काल्पनिक बाबर हो या आधुनिक बाबर हो या भारत का कोई बाबर बन जाए। वो अब मंदिर से मस्जिद नहीं बना पाएगा, क्योंकि देश में सनातन जग चुका। गिरिराज सिंह ने दावा किया कि बिहार में नीतीश सरकार बहुत जल्द गिर जाएगी, क्योंकि गठबंधन अंदर अंदर टूट रहा है और लालू यादव जेडीयू के विधायकों को साधने में जुटे हैं। नीतीश कुमार जी एक बार तो लल्लन सिंह को हटा करके अपनी लुटिया बचा लिया पार्टी की, लेकिन लालू यादव के चक्रव्यूह में पूरी तरह से फंस चुके हैं। केंद्र सरकार ने यूएपीए के तहत कश्मीर के अलगाववादी संगठन तहरीके हुर्रियत को गैर कानूनी घोषित कर दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। केंद्र सरकार ने एक हफ्ते के अंदर जम्मू कश्मीर के दूसरे संगठन को गैर कानूनी घोषित कर बैन लगा दिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि अलगाववादी संगठन तहरीके हुर्रियत पर बैन लगा दिया गया है। तहरीके हुर्रियत पर अलगाववाद, आतंकवाद और भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप है। शाह ने ट्वीट में लिखा है, यूएपीए के तहत तहरीके हुर्रियत को गैर कानूनी घोषित किया गया है। ये संगठन कश्मीर में अलगाववाद को बढ़ावा दे रहा था। पीएम मोदी की आतंक को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत किसी भी संगठन को देश की एकता से खिलवाड़ करने नहीं दिया जाएगा। इस संगठन का संस्थापक अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी था। संगठन के कई नेता 2017 से जेल में बंद है। संगठन पर देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है। इस्लामिक विचारधारा स्थापित करने का आरोप है। केंद्र सरकार के मुताबिक पिछले कई साल से ये संगठन घाटी में अलगाववादी विचारधारा को बढ़ावा दे रहा था। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री ने मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर के मसरत आलम गुट को आतंकी संगठन घोषित करते हुए बैन लगा दिया था। और मन की बात के 108वें एपिसोड में पीएम मोदी ने अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम का भी जिक्र किया और हैशटैग श्री राम भजन के साथ अपनी रचना पोस्ट करने की अपील की। नए साल से पहले मन की बात के आखिरी एपिसोड में पीएम मोदी ने कहा कि 2023 में भारत ने नई उपलब्धियां हासिल की हैं और भारत का कोना कोना आत्मविश्वास से भरा है। भारत आशा और उम्मीदों से भरा है। आज भारत का कोना कोना आत्मविश्वास से भरा हुआ है। विकसित भारत की भावना से, आत्मनिर्भरता की भावना से ओतप्रोत है। 2024 में भी हमें इसी भावना और मोमेंटम को बनाए रखना है। पीएम मोदी ने अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का भी जिक्र किया और हैशटैग श्री राम भजन के साथ अपनी रचना पोस्ट करने की अपील की। ऐसा लगता है कि कला जगत अपनी अनूठी शैली में इस ऐतिहासिक क्षण का सहभागी बन रहा है। हम सभी लोग ऐसी सारी रचनाओं को एक कॉमन हैशटैग के साथ शेयर करें। मेरा आपसे अनुरोध है कि हैशटैग श्री राम भजन के साथ आप अपनी रचनाओं को सोशल मीडिया पर शेयर करें। और अपने मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने फिटनेस पर भी चर्चा की। कार्यक्रम में महिला क्रिकेटर हरमनप्रीत कौर, शतरंज खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद और एक्टर अक्षय कुमार ने अपनी फिटनेस का राज भी बताया और युवाओं को स्वस्थ रहने के टिप्स दिए। प्रधानमंत्री मोदी ने युवाओं की फिटनेस को लेकर चिंता जाहिर की और 2024 में फिटनेस का संकल्प लेने की अपील की। युवाओं को फिटनेस के लिए प्रेरित करने के लिए मन की बात में ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद और बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार ने युवाओं को फिटनेस मंत्र दिया। I do yoga 2 times a week. I do cardio 2 times a week. And 2 times a week, I focus on flexibility, stretching, weight training, and I tend to take 1 day off per week.
All of these are very important for chess. मन की बात कार्यक्रम में बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार ने फिट रहने के लिए शॉर्टकट से बचने की सलाह दी। आप लोग याद रखिएगा कि शॉर्टकट कैन कट योर लाइफ शॉर्ट। आपको शॉर्टकट नहीं, लॉन्ग लास्टिंग फिटनेस चाहिए। दोस्तों, फिटनेस एक तरह की तपस्या है, इंस्टेंट कॉफी या 2 मिनट का नूडल नहीं है। इस नए साल में अपने आप से वादा करो, नो केमिकल्स, नो शॉर्टकट, कसरत, योग, अच्छा खाना, वक्त पे सोना, थोड़ा मेडिटेशन और सबसे जरूरी, जैसे आप दिखते हो ना, उसे खुशी से एक्सेप्ट। और साल 2023 के आखिरी दिन प्रधानमंत्री मोदी की 23 खास तस्वीरें जारी की गई हैं। इसमें ऐसी कई तस्वीरें हैं जो आज तक किसी ने देखी नहीं होंगी। आप भी देखिए। तो 2023 की ऐसी 23 तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो इससे पहले किसी ने देखी नहीं थी। इसमें अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ पीएम मोदी की तस्वीरें हैं। इसके अलावा एक बीजेपी के दिव्यांग कार्यकर्ता के साथ प्रधानमंत्री सेल्फी खींचते हुए नजर आ रहे हैं। दुनिया के तमाम बड़े वैश्विक नेताओं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अनदेखी तस्वीरें हैं और कई तस्वीरें बच्चों के साथ मेल मुलाकातों की भी हैं। बेलगरोद पर यूक्रेन ने अटैक कर एक बार फिर महातबाही की चिंगारी को हवा दे दी है और जिस महाविध्वंस का डर थोड़े समय के लिए शांत हुआ था, इस हमले के बाद अब वो फिर से धधक उठा है। डर विश्व युद्ध का है, डर परमाणु अटैक का भी है, डर महाविनाश का, डर महाविध्वंस के बाद की बर्बादी का, क्योंकि यूक्रेनी हमले के बाद पुतिन रुकने वाले नहीं है। पुतिन का प्लान अब दुश्मनों को चैन की नींद नहीं सोने दे रहा। बेलगरोद शहर से उठी तबाही की लपटें अब बर्बादी का तांडव लाने वाली हैं। चाहे यूक्रेन हो या अमेरिका, ब्रिटेन हो या नेटो, ये सब जानते हैं कि महाविनाश तय। तो यूक्रेन के बेलगरोद हमले के बाद गुस्से में पुतिन को लेकर खबरें आ रही हैं और डर ये था उसका आगाज हो चुका है। बड़ी खबर, रूस का खार्किव पर बहुत बड़ा हमला, जहां मिसाइल और ड्रोन से विध्वंसक हमले को अंजाम दिया गया है। खार्किव पर 6 मिसाइलें दागी गई हैं, यूक्रेन की तरफ से दावे किए जा रहे हैं। साथ ही रूस के हमलों में 22 लोगों के घायल होने की भी खबर है। तो लगातार बिगड़ते हालात के बीच अब रूस के हमलों में 22 लोगों के घायल होने की बड़ी खबर। वहीं यूक्रेन की तरफ से दावा यह कि अब खार्किव पर 6 मिसाइलें दागी गई हैं। लगातार जिस तरीके से हमलों को अंजाम दिया जा रहा है, उसके बाद हर जगह तबाही का यह मंजर नजर आ रहा है। और बड़ी खबर है, रूस का खार्किव पर बड़ा हमला, जहां अब खार्किव पर 6 मिसाइलें दागी गई हैं। और मिसाइलों और ड्रोन से विध्वंसक हमलों को जिस तरीके से अंजाम दिया जा रहा है, बड़ी खबर आई है रूस के खार्किव पर हुए हमले को लेकर। दो तस्वीरें एक साथ आपके सामने होंगी, जहां देखिए किस तरीके से पुतिन के बदले का आगाज इसलिए कह रहे हैं क्योंकि लगातार बिगड़ते हालात के बीच अब खार्किव में जिस तरीके से हमलों को अंजाम दिया जा रहा है, बेलगरोद के जवाब में खार्किव पर अटैक की यह तस्वीर देखिए। हालांकि जिस तरीके से वॉर जोन से ये बड़ी खबरें आ रही है, बेलगरोद जहां पर अभी तक हमलों को अंजाम दिया जा रहा था, उसी के जवाब में अब खार्किव पर अटैक को लेकर आज ये सबसे बड़ी खबर सामने आई है, जहां रूस के इस हमले में 22 लोग घायल हुए हैं और यूक्रेन की तरफ से दावा यह किया गया कि खार्किव पर 6 मिसाइलें दागी गई हैं। बड़ी खबर यह भी है कि बेलगरोद हमले में मरने वालों के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं और बेलगरोद हमले में अब तक 22 लोगों की मौत हो गई है। इस हमले में 110 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर आई। तो बेलगरोद में जिस तरीके से हमले को अंजाम दिया गया, उसकी तस्वीर आपको TV9 भारतवर्ष ने दिखाई, जहां देखा आपने किस तरीके से आग पूरी इमारत को अपनी चपेट में ले चुकी थी। लेकिन बेलगरोद हमले में अब मरने वालों के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, 22 लोगों की मौत, 110 से ज्यादा घायल। और बेलगरोद हमले पर रूस का भी बड़ा बयान सामने आया है। यूक्रेन ने ओल्खा मिसाइलों से हमले को अंजाम दिया है, प्रतिबंधित क्लस्टर बॉम्ब का भी इस्तेमाल हुआ है, वैम्पायर रॉकेट से भी हमला हुआ।
बेलगरोद पर हुए अटैक की ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां देखिए किस तरीके से लगातार हमलों को अंजाम दिया जा रहा है, जबकि अब दावे ये किए जा रहे हैं और बड़ा बयान अब रूस का इस हमले को लेकर सामने आया है कि यूक्रेन ने उल्का मिसाइल से हमले को अंजाम दिया है। प्रतिबंधित क्लस्टर बॉम्ब के इस्तेमाल का भी दावा किया जा रहा है, यहां तक कि वैम्पायर रॉकेट से भी हमला हुआ। बेलगरोद हमले पर रूस का अमेरिका और ब्रिटेन पर बड़ा आरोप। खबर यह है कि बेलगरोद हमले में अमेरिका और ब्रिटेन शामिल हैं। दोनों देशों के सलाहकार सीधे तौर पर शामिल बताए जा रहे हैं। दावा यह किया जा रहा है कि आम नागरिकों और बच्चों को अब निशाना बनाया गया है और हमले में क्लस्टर बॉम्ब का भी हुआ इस्तेमाल। तो जिस तरीके से हमलों को अंजाम दिया गया, अभी तक की सबसे बड़ी खबर सामने आई कि अब इस हमले में 110 लोग घायल हुए हैं और ज्यादातर लोगों की जान चली गई है। लेकिन अब बेलगरोद हमले पर रूस का अमेरिका और ब्रिटेन पर यह आरोप और आरोप के तहत ये दावा किया जा रहा है कि बेलगरोद हमले में अमेरिका और ब्रिटेन शामिल हैं। दोनों देशों के सलाहकार सीधे तौर पर शामिल हैं। आम नागरिकों और बच्चों को भी निशाना बना रहे हैं। इस हमले में क्लस्टर बॉम्ब का भी इस्तेमाल किया गया है। अब रूसी विदेश मंत्रालय की तरफ से किस तरीके से बड़े दावे किए जा रहे हैं, जहां अमेरिका और ब्रिटेन को लेकर यह बयान सामने आया है, उसी की डिटेल अब आपके सामने। क्योंकि कहा यह गया है रूस के विदेश मंत्रालय की तरफ से कि बेलगरोद हमले पर यह बड़ा बयान, आतंकी हमले के पीछे ब्रिटेन है। ब्रिटेन और अमेरिका ने कीव को हमले के लिए उकसाया है। यूक्रेन का काउंटर ऑफेंसिव फेल, इसीलिए इस हमले को अंजाम दिया गया है। यहां तक कि यूक्रेन से जंग की शुरुआत के बाद यह पहली बार ऐसा अटैक है। बड़ी खबर ये सामने आई और इस बीच इस बयान के साथ साथ ये जानना जरूरी है कि किस तरीके से मारिया जखारोवा, जो कि रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता है, वो इसे लेकर बड़े दावे कर रही है। वहीं यूक्रेनी सेना ने भी अब सिकविवका के पास हमले को अंजाम दिया है और रूसी सेना के टैंक पर हमला हुआ। इस हमले के बाद रूसी सैनिक भागने लगे। भागते सैनिकों पर यूक्रेनी सेना ने बमबारी की। रूसी सेना के टैंकों पर हमले की यह तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां देखिए कैसे भागते सैनिकों पर यूक्रेनी सेना ने बमबारी की है। हालांकि इस हमले के बाद रूसी सैनिक जिस तरीके से भाग रहे थे, उन्हें ट्रैक और ट्रेस करके इस हमले को अंजाम दिया गया और रूसी सेना के टैंक पर जिस वक्त हमले को अंजाम दिया गया, उसी की यह तस्वीर आप देख रहे हैं। और यूक्रेनी सेना ने सिकविवका के पास इस हमले को अंजाम दिया है। और रूसी T-72 टैंक को यूक्रेनी सेना ने कैसे तबाह किया, एक और बड़ी खबर, ड्रोन से रूसी T-72 टैंक पर ग्रेनेड से हमला हुआ। ड्रोन से जिस तरीके से अलग अलग जगहों को टारगेट किया जा रहा है, रूसी टैंक को यूक्रेनी सेना ने कैसे तबाह किया, उसकी ये तस्वीरें जारी की गई हैं और ये बताया गया कि कैसे रूसी T-72 टैंक को टारगेट कर हिट किया गया। बेलगरोद पर जिस तरीके से हमले को अंजाम दिया गया है, आरोप और बयान सामने आ चुके हैं, लेकिन इस अटैक की अब 3 तस्वीरें आपके सामने होंगी, क्योंकि पुतिन का ये इंतकाम है, प्रतिशोध और बदले की बुनियादी कर रही है। ज़ेलेंस्की की सेना ने पुतिन की दुखती नस पर अब हाथ रख दिया है। मतलब साफ है कि महातबाही होने वाली है और पुतिन का प्लान खौफनाक है। अब यूक्रेन, अमेरिका, ब्रिटेन और नेटो चैन की नींद नहीं सो पाएंगे। बेलगरोद की बर्बादी के बाद विश्व युद्ध का बवंडर उठना तय है। बेलगरोद पर हमले की लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। 5 तस्वीरें अब आपके सामने होंगी, जिन्हें देखकर शायद ये अमेरिका से नेटो तक लोग चैन की नींद सो पाएं। बड़ी खबरें यहां पर हैं। बेलगरोद पर जिस तरीके से हमले को अंजाम दिया गया, बेलगरोद पर हुए विध्वंसक हमले का ये पहला वीडियो अब आपके सामने। यूक्रेन के विध्वंसक अटैक में पूरा शहर कैसे थर्रा उठा, देखिए। मिसाइल हमले में सड़क पर खड़ी गाड़ियां जलकर खाक हो गई। हमले के बाद कितनी दूर तक आग की लपटें नजर आ रही, आसमान में धुएं का गुबार, इमारतों के शीशे टूट चुके थे। इसी का बदला लेने के लिए पुतिन ने घातक प्लान तैयार कर लिया है।
अब बेलगरोद में तबाही की एक और तस्वीर आपके सामने होगी और ये दूसरा वीडियो है। दहशत और मातम के पल शायद ही कोई भूल पाए। और आसमान में उठते धुएं के गुबार की एक और तस्वीर आपके सामने होगी और ये तस्वीर पुतिन के विरोधियों के लिए चेतावनी है। बहुत हुआ, अब यूक्रेन जो बचा है उसका भी विनाश तय है। पुतिन इस हमले को अंजाम देने वाले को कतई नहीं बख्शेंगे। बेलगरोद की तीसरी तस्वीर आपके सामने है, तीसरा वीडियो, कैसे हमले के बाद पूरा शहर तबाह हो गया। सड़क पर शव नजर आए, गाड़ियां जलती रही, चारों तरफ सायरन की आवाजें। अब चौथा वीडियो आपके सामने होगा। अब बेलगरोद का ये पांचवा वीडियो आपके सामने होगा। आप कैमरे पर मिसाइल अटैक को देखिए। सड़क पर गाड़ियां जाती नजर आ रही हैं और उसी के सामने सड़क के बीचों बीच एक मिसाइल गिरी। पूरा इलाका थर्रा उठा। पूरी घटना कैमरे में कैद हुई। हमले से जुड़ी एक और बड़ी खबर आ रही है, जहां यूक्रेनी हमले में 24 रूसी नागरिकों की मौत हो गई है। बेलगरोद में यूक्रेनी सेना पर हमले के आरोप लगे हैं और ड्रोन से विध्वंसक हमले यूक्रेन कर रहा है। रूस की तरफ से ये दावे किए जा रहे हैं। रूस इस हमले के बाद बयान भी जारी कर चुका है। हालांकि ड्रोन से जिस तरीके से विध्वंसक हमले को अंजाम दिया जा रहा है, आरोप लगाए जा रहे हैं और बेलगरोद में यूक्रेनी सेना पर हमले के आरोप रूस की तरफ से लगाए गए। और बड़ी खबर ये सामने आई कि इस यूक्रेनी हमले में 24 रूसी नागरिकों की मौत हो गई है। कहीं बेलगरोद हमले की परिणति विश्व युद्ध के रूप में ना हो जाए, क्योंकि ये जाहिर है कि पुतिन चुपचाप तो कतई नहीं बैठने वाले। अब संयुक्त राष्ट्र ने इस हमले पर क्या कहा, डिटेल इंफॉर्मेशन आपके सामने होगी, क्योंकि बेलगरोद हमले पर यूएन की एक कड़ी टिप्पणी सामने आई है। बड़ी खबर, बेलगरोद पर यूक्रेन का हमला अस्वीकार्य है। नागरिक आबादी बुनियादी ढांचे पर हमले अमानवीय, ये अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। ऐसे हमलों को तुरंत रोका जाना चाहिए। बेलगरोद पर हमले के बाद यूएन की एक कड़ी टिप्पणी सामने आई। बने रहे हमारे साथ, जल्द लौटते हैं इस ब्रेक के बाद।